स्वागत है आपका। गंगा प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर से हम करने जा रहे हैं। दिल्ली और बुलंदशहर में सीबीआई की छापेमारी की खबर है। आईडीबीआई बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई छापे मार रही है। बुलंदशहर की संतोष ओवरसीज के मालिक की तलाश इस वक्त की जा रही है। फर्जी कंपनी बनाकर 7 बैंकों को 424 करोड़ का चूना लगाने का आरोप है। कंपनी के डायरेक्टर सुनील मित्तल के घर और दफ्तर में यह छापेमारी की जा रही है। 424 करोड़ का चूना 7 बैंकों को लगाया गया है। आईडीबीआई बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई छापे मार रही है। संतोष से अपडेट लेते हैं। संतोष, क्या कुछ डिटेल्स निकलकर सामने आई हैं? इस रेड के बाद क्या हासिल हुआ है सीबीआई को? देखिए, बुलंदशहर की जो संतोष ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड है, इसके ठिकानों पर इसके जो मालिक हैं सुनील मित्तल, उनके बुलंदशहर स्थित घर और दिल्ली में जो ठिकाने हैं वहां पर छापेमारी की गई है। महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। इस पूरे मामले में 424 करोड़ से की जो कंसोर्टियम बना करके इन लोगों ने बैंक को चूना लगाया, 7 बैंकों को चूना लगाया, जिसमें आईडीबीआई बैंक भी शामिल था। एक बड़ा हिस्सा आईडीबीआई बैंक को शामिल था। सबसे बड़ी बात कि इसमें बोगस कंपनियां, यानी कागजों पे जो कंपनियां चल रही थी, और वो कंपनियां जिनका 3 नंबर तक नहीं था, वहां पर उन कंपनियों के खातों में ट्रांजैक्शन हुए, बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हुए, करोड़ों का लेन देन हुआ। इसी मामले में सीबीआई ने मुकदमा दर्ज करने के बाद अब छापेमारी शुरू की है, जिसमें मालिकान के बुलंदशहर और दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की है। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। तो कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे तक लगातार सीबीआई ये छापेमारी जारी रखेगी और इसका दायरा नोएडा और गाजियाबाद में भी होगा। जी हाँ, बिल्कुल। दिल्ली बुलंदशहर में सीबीआई की छापेमारी जो कि नोएडा और गाजियाबाद के भी कुछ ठिकानों तक पहुंच सकती है। शुक्रिया संतोष इस अपडेट के लिए। बुलंदशहर की संतोष ओवरसीज के मालिक की फिलहाल तलाश है। 424 करोड़ के फ्रॉड का यह मामला है। 7 बैंकों को फर्जी कंपनी बनाकर चूना लगाया गया है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना संकट के बीच इन दिनों पश्चिमी यूपी में कुछ चीनी मिलों के बंद होने की खबर से गन्ना किसानों में बकाया भुगतान को लेकर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। दरअसल मुजफ्फरनगर और आसपास के जिलों में यह खबर फैल गई कि कोरोना संकट के बीच कई चीनी मिलें बंद हो गईं, जिसके बाद एबीपी गंगा संवाददाता बलराम पांडे ने खुद मुजफ्फरनगर में जमीनी हकीकत की पड़ताल की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने की मिठास से ज्यादा गन्ना किसानों की वजह से सुर्खियों में रहता है, लेकिन कोरोना संकट के दौरान मुजफ्फरनगर और आसपास के जिलों में कई चीनी मिलें बंद होने की खबरों से एक बार फिर गन्ना किसान परेशान है। लेकिन चीनी मिलें बंद होने की वजह क्या है, ये जानने के लिए खुद एबीपी गंगा संवाददाता बलराम पांडे मुजफ्फरनगर पहुंचे और इस मामले की पड़ताल की। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के खतौली स्थित त्रिवेणी शुगर यूनिट पे मौजूद हैं, जिसे 11 जून को बंद कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि ये वही शुगर मिल है जिसने इस बार देश में सबसे ज़्यादा किसानों से गन्ना खरीदा है। आपको बता दें कि इस मिल ने इस बार 7 अरब 69 करोड़ 69 लाख 60 हजार रुपए का गन्ना इस बार किसानों से खरीदा है। तो आप यहीं से समझ लीजिए कि इस मिल ने इस बार किसानों से कितनी तादाद में गन्ना खरीदा है। मुजफ्फरनगर के त्रिवेणी शुगर मिल का नाम भी उन मिलों में शामिल है जो बंद की गई, लेकिन एबीपी गंगा से बातचीत के दौरान प्रबंधन ने बताया कि शुगर मिल बंद नहीं हुई है, बल्कि मशीनों की रिपेयरिंग के लिए मिल में 11 जून से काम रोक दिया गया है, ताकि अगले सीजन के लिए मिल पूरी तरीके से तैयार हो सके। चीनी मिल इस बार सबसे ज़्यादा 247 लाख 25 हजार गन्ना क्रश किया है, और जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गन्ना क्वांटिटी है। एक किसान का एक गन्ना लिया गया और 11 जून को अंतिम रूप से फैक्ट्री बंद हुई। उसके बाद अब उसमें मरम्मत का कार्य अगले साल के लिए चल रहा है। हमारी इस पड़ताल के दौरान त्रिवेणी शुगर मिल में पहले से कुछ किसान भी मौजूद मिले जो अपने भुगतान के लिए यहाँ पहुंचे थे। बातचीत के दौरान किसानों ने खुद इस बात की तस्दीक की कि चीनी मिल में मौजूदा सत्र की पेराई हो चुकी है और मेंटेनेंस के लिए मिल को बंद किया गया है, लेकिन इसके साथ ही गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए पैसा भी जारी कर दिया गया है। सही लिया मिल ने और हमारा गन्ना सारा एक का गन्ना खींच लिया और सही पेमेंट कर रहा है। अब भी 24-25 करोड़ रुपए दे दिए मिल ने। लेकिन कुछ लोगों को ये कहना है कि मिल बंद कर दी गई है। अजय, अगर मिल बंद हो गया तो लोगों का यहाँ तो मिलना ही ठप हो जाएगा। मिल तो बड़ा धड़ाके से चलेगा, एशिया का सबसे बड़ा मिल है। सीजन
पूरा करने के बाद में, गन्ने की पेराई करने के बाद में चीनी मिल में फिर इसका मेंटेनेंस का काम होता है। अगले सीजन के लिए तैयारी की जाती है। सारी मशीनें खोली जाती हैं। खोलने के बाद उनका फिर मरम्मत होती है। मरम्मत के बाद फिर उनकी बनाई हो गए और अगले सीजन की तैयारी होती है। मिल बंद नहीं है। मिल तो इतनी बड़ी मिल है हमारी त्रिवेणी, बंद होने का तो कोई सवाल ही नहीं। तो कोई वैसे ही किसने वैसे प्रचार कर दिया मिल बंद का। मौजूदा सत्र में खतौली की त्रिवेणी शुगर मिल ने सबसे ज्यादा 7 अरब 69 करोड़ 69 लाख 60 हजार रुपए का गन्ना खरीदा है और किसानों को 5 अरब 6 करोड़ 86 लाख रुपए देकर करीब 66% से ज्यादा भुगतान कर चुकी है। लेकिन मुजफ्फरनगर की कई और चीनी मिलों पर अभी करीब 12 अरब रुपए का भुगतान करना बाकी है। मेरठ से बीपी गंगा के लिए बलराम पांडे की रिपोर्ट। और अब आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। दरअसल ये कोरोना अपडेट है। 38 नए संक्रमित कानपुर में मिले हैं। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 1226 जा पहुंची है। कानपुर में 53 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। 19 कोरोना मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो बड़ा अपडेट आपको बता दें, कुल मिलाकर जिले में 1226 हो गई है कोरोना संक्रमितों की संख्या और 53 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 19 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को उसकी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस दिलाने में लगी प्रियंका गांधी वाड्रा अब तक दिल्ली में रहकर यूपी की सियासी फिजा बदलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब प्रियंका गांधी खुद उत्तर प्रदेश में डेरा डालने की तैयारी में जुट गई हैं। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली का जो उनका बंगला है उसे वापस ले लेने के बाद अब प्रियंका गांधी के लखनऊ शिफ्ट होने की तैयारी तेज हो गई है, जिसे प्रियंका गांधी के मिशन यूपी के तौर पर भी देखा जा रहा है। सक्रिय राजनीति में उतरकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की वापसी के लिए जोर लगा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अब खुद भी दिल्ली से निकलकर यूपी में तंबू गाड़ने की तैयारी में है। दरअसल केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने प्रियंका से दिल्ली का सरकारी बंगला वापस ले लिया है, जिसके बाद इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि प्रियंका गांधी लखनऊ में गांधी परिवार की करीबी रही शीला कौल के बंगले में रहने आ सकती है और कौल हाउस में चल रही तैयारियों ने इन चर्चाओं को और बल दे दिया है। दिल्ली के लोधी मार्ग पर 35 नंबर बंगले के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा अब लखनऊ के गोखले मार्ग पर शिफ्ट हो सकती हैं। गोखले मार्ग पर कौल हाउस प्रियंका गांधी का नया ठिकाना हो सकता है। पूर्व राज्यपाल और मंत्री शीला कौल का ये आवास है। 23/2 गोखले मार्ग इसका पता है। काफ़ी गहरा रिश्ता है, काफ़ी गहरा नाता है इस बंगले का नेहरू गांधी परिवार के साथ में। अब हम आपको सीधे अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि कितना पुश्तैनी है ये आवास, जहां पर महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक आते रहे हैं यहाँ पर। और बंगले के अंदर जैसे ही आप आएंगे तो देखेंगे कि ये एक वट वृक्ष यहाँ पर लगा हुआ है, काफ़ी पुराना, और इस वट वृक्ष को खुद महात्मा गांधी ने यहाँ पर लगाया था 1936 में। सक्रिय राजनीति में आने से पहले और यूपी की जिम्मेदारी मिलने के बाद से प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी दर्ज कराती रही हैं और हाल के दिनों में भी प्रियंका को यूपी में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनाने की कोशिशें जारी हैं। ऐसे में प्रियंका की लखनऊ शिफ्टिंग को लेकर पार्टी उत्साहित दिख रही है और इसे यूपी विधानसभा के चुनाव के लिहाज से कांग्रेस के बड़े दांव के तौर पर देख रही है। देखिए, वो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में है, दिल है, आत्मा है, रोम रोम उनका उत्तर प्रदेश की मिट्टी में बसा है, इसलिए वो उत्तर प्रदेश में ही है, रात दिन है। अगर उनके ट्वीट को देखेंगे, किसी विषय और मुद्दों को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के ही तो मुद्दों को उठाती हैं। तो उत्तर प्रदेश तो उनका घर है, स्वाभाविक है यहाँ रहना है। और यहाँ उनका घर कौन सा है आप भी जानते, हम भी जानते कहाँ रहती हैं। तो निश्चित रूप से वो यहाँ पर हैं, रहेंगी और सरकार के सीने पर मजबूती के साथ जन सरोकार के मुद्दों के लिए संघर्ष करेंगी। देश की आंधी है जिसका नाम प्रियंका गांधी है। वहीं प्रियंका गांधी के दिल्ली से लखनऊ आकर रहने की चर्चाओं पर भाजपा का कहना है, प्रियंका के लखनऊ आने से कांग्रेस की सेहत में कोई सुधार नहीं होने जा रहा। देखिए, प्रियंका जी आवे, अपनी मम्मी को लावें, अपने भाई को लावें, सबको लेकर के आवें, कोई फर्क नहीं पड़ता यूपी को, क्योंकि यह तीनों लोग मिल करके 2017 के विधानसभा चुनाव मैंने देखा, 2014 के लोकसभा चुनाव के समय देखा, 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा। और प्रियंका जी को आप लोगों ने ऐसा मतलब
प्रचारित कर दिया था कि लगा कि वो बस राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाने जा रही हैं, लेकिन स्वयं अपने कांग्रेस के अध्यक्ष और अपने भाई को जिता नहीं पाई हैं। माँ तो किसी तरीके से चुनाव जीत गई हैं और अगली बार हम रायबरेली में भी कमल खिलाएंगे, आपको एडवांस बता रहे हैं। जो आना चाहता है वो आवे। उससे मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अभी कांग्रेस का कम से कम 25 साल तक कोई भविष्य दिखाई नहीं देता। प्रियंका को दिल्ली का बंगला खाली करने का नोटिस मिलने को कांग्रेस राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है और लखनऊ के गोखले मार्ग पर कॉल हाउस में चल रही तैयारियों से माना जा रहा है कि प्रियंका जल्द ही दिल्ली से लखनऊ कूच कर सकती हैं। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। देश में लगातार बेकाबू होते जा रहे कोरोना पर लगाम लगाने के लिए आज एक बेहद अहम बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन समेत कई आला अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस मीटिंग में दिल्ली एनसीआर में कोरोना के लगातार तेजी से बढ़ते संक्रमण और उससे निपटने के उपायों पर चर्चा हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने यूपी, हरियाणा और दिल्ली सरकार के बीच कोरोना से निपटने के लिए बेहद तालमेल पर खास जोर दिया है। इसमें दिल्ली एनसीआर के राज्यों को कोरोना से निपटने के लिए एक यूनिट की तरह काम करने के अलावा तीनों राज्यों में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने पर भी बात हुई। तीनों राज्यों में दिल्ली में सबसे ज्यादा मामले हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 90,000 तक पहुंच चुकी है, जबकि यूपी में अब तक कोरोना के 23,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हरियाणा में यह आंकड़ा 14,000 के पार पहुंच चुका है। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ सीधे लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए हैं। वीरेश, ये बताइएगा, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग ये रही। गृह मंत्रालय के थ्रू इस पूरे बैठक को किया गया। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ जुड़े, हेल्थ मिनिस्ट्री से जुड़े हुए लोग, हेल्थ मिनिस्ट्री उसमें रही और एजेंडा ये कि क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ऐसा बनाया जाए कि दिल्ली एनसीआर में जो मामले बढ़ रहे हैं उन पर लगाम लगे, एक यूनिट की तरह काम करें, ऐसा गृह मंत्रालय ने कहा है। तो कोई अभी तक खाका इसका तैयार हुआ है कि अब आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित जितने भी मुख्यमंत्री यानी 3 मुख्यमंत्रियों की आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह मंत्री से वार्ता हुई, उसमें सबसे खास बात यह रही, उसकी पृष्ठभूमि आज सवेरे टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बना ली थी और वो पृष्ठभूमि ये थी कि एनसीआर से संबंधित जो जिले हैं यानी मेरठ मंडल के सभी जिले, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, इन सभी जिलों में डोर टू डोर जाके यानी घर घर जाकर अब स्क्रीनिंग होगी और 1 लाख से ज्यादा जो स्क्रीनिंग की टीम है वो लगा दी गई है। और साथ ही साथ अगर कोविड बेड की हम बात करें तो 1.5 लाख से ज्यादा कोविड बेड यूपी में, देश का पहला ऐसा राज्य है जो बनाकर तैयार कर दिया है। और साथ ही साथ एनसीआर की चीजों को लेकर जो समन्वय स्थापित करने की जरूरत है तीनों मुख्यमंत्रियों के बीच में, एक कोऑर्डिनेशन का काम गृह मंत्री अमित शाह ने किया है और स्वास्थ्य मंत्री ने किया है। और बीच में जो एक तरह से कोई गुफअप होता था उसको लेकर आपने देखा होगा कि हमेशा हरियाणा के बॉर्डर को बंद कर दिया जाए, कभी गौतम बुद्ध नगर के बॉर्डर को बंद कर दिया गया, कभी गाजियाबाद के बॉर्डर को बंद कर दिया गया, क्योंकि जो एनसीआर क्षेत्र है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की परिकल्पना की गई थी, उसमें यह था कि बहुत सारे ऐसे लाखों लोग हैं जो नोएडा में रहते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली के लोग गुड़गांव में काम करते हैं, गुड़गांव के लोग नोएडा में काम करते हैं। तो ये एक जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की परिकल्पना है उसमें तीनों मुख्यमंत्रियों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, जिसकी वजह से जो प्रसार है वायरस का वो कम से कम हो सके। और दिल्ली में ज्यादा है संक्रमण और इस वजह से जो एनसीआर के जो जिले हैं उनसे जो प्रसार न हो, इसके लिए एक रूपरेखा बनाई जानी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। और हमने देखा वीरेश, पिछले दिनों इसको लेकर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची कि पब्लिक इनकन्वीनियंस हो रहा है, सो अलग
तीनों ही जो जिले हैं जिनकी सीमाएं मिलती हैं, वहां पर जो डीएम है उनका ये कहना है कि दिल्ली में क्योंकि संक्रमण अधिक है उसके कारण उनके राज्यों तक भी ये फैल रहा है। तो कुल मिलाकर तय ये हुआ है कि तीनों ही राज्य कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे ताकि दिल्ली एनसीआर से कोरोना के केसेस को कम किया जा सके। शुक्रिया अहम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। आगरा में ग्रामीणों ने एसडीएम पर हमला किया है। एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। मंदिर पर कार्रवाई के विरोध में ग्रामीणों का यह हमला हुआ है। अचनेरा हाईवे पर प्रशासन और ग्रामीणों में झड़प हुई है। मंदिर पर कार्रवाई के विरोध में ग्रामीणों का यह हमला है। आगरा में ग्रामीणों ने एसडीएम पर हमला बोल दिया। बड़ी खबर आ रही है। मंदिर पर कार्रवाई के विरोध में ग्रामीणों ने यह हमला किया है। तो आगरा में कुछ गांव वालों ने मिलकर एसडीएम पर हमला कर दिया। कारण जो निकलकर सामने आ रहा है ये कि मंदिर पर कार्रवाई हो रही थी जिसका विरोध इन ग्रामीणों ने किया और एसडीएम पर ही हमला बोल दिया। बड़ी खबर इस वक्त। तो यूपी के आगरा में कुछ ग्रामीणों ने एसडीएम को निशाना बनाया। मंदिर पर कार्रवाई के लिए पहुंचे थे एसडीएम अपनी टीम के साथ, लेकिन गांव वाले गुस्से में आ गए। उन्होंने हंगामा किया और एसडीएम पर हमला कर दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में इस वक्त टेंशन देखी जा सकती है। फोर्स वहां पर मौजूद है। आगरा से ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। नितिन से अपडेट लेते हैं। नितिन, विस्तार से बताइएगा पूरी घटना क्या थी और आखिर किस बात से नाराज थे ये गांव वाले? देखिए, एक पुराना मंदिर था जो उसको लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा था और इसको लेकर थाना अचनेरा के थापी गांव का ये मामला है। जब एसडीएम वहां पहुंचे और पुलिस उनके साथ थी, तो जब उस मंदिर परिसर को हटाने की बात आई तो उसी समय जो ग्रामीण है वो आक्रोशित हो गए और उन्होंने अचनेरा मार्ग पर जाम लगा दिया और पुलिस के बीच झड़प हुई है। थोड़ी पत्थरबाजी भी हुई है जिसमें एसडीएम गाड़ियों में पत्थर भी लगा है। तो कुल मिला के कहा जाए वहाँ जो तनाव है वो बरकरार है, लेकिन पुलिस ने जो लोग सड़क जाम किए थे उनको हटा दिया है और चीजें नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। आला अधिकारियों के संज्ञान में पूरा मामला है और ऐसी कोई अब मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में है, तो ऐसे में अब एसडीएम और जो पुलिस प्रशासन है वो एक नई रणनीति के साथ इस पूरे मसले को सुलझाएगा। फिलहाल फोर्स डिप्लॉय है और चीजें अंडर कंट्रोल है। जी हाँ, फिलहाल तो स्थिति नियंत्रण में लग रही है। नितिन, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात बेलगाम होते जा रहे कोरोना वायरस की। ग्रेटर नोएडा के दादरी का बाजार आज से 14 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। आगामी 14 जुलाई तक ये बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। पुलिस ने बाकायदा बाजारों में घूम घूम कर इस बंदी का ऐलान किया है। वहीं नगर पालिका की टीम ने व्यापारियों को बाजार बंद करने के बारे में जानकारी दी। बढ़ती हुई संख्या को दृष्टिगत रखते हुए दादरी नगर के संपूर्ण बाजार आगामी 14 तारीख तक पूर्णतया बंद रहेंगे। तो दूसरी तरफ पालिका की टीम ने व्यापारियों को बाजार बंद करने के बारे में जानकारी दी। दादरी में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया। अब तक 38 कोरोना के मामले यहां सामने आ चुके हैं, तो जिसके बाद यह अनाउंसमेंट करी गई और बाजारों को बंद कराया गया है। और अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोरोना काल में संक्रमण से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो निश्चय ही आपकी जबान पर जवाब होगा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने इस संबंध में एक नई थ्योरी पेश की है। उनका क्या मानना है, इसे आप सुनिए और ये कितना सही है ये भी आप खुद तय कीजिए। कि सोशल डिस्टेंसिंग की कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है। ये रिसर्च हो चुकी है, ये चाइना ने भी रिपोर्ट दी है और अमेरिका ने भी दी है। सोशल डिस्टेंसिंग की इस थ्योरी को सुनकर आप भी चक्कर में पड़ गए होंगे। भला ये कैसी थ्योरी है जिस कोरोना महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को दुनिया भर में जरूरी समझा जा रहा है। स्वास्थ्य जगत के बड़े बड़े दिग्गज कोविड-19 के इस कहर से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को आवश्यक बता चुके हैं। वहाँ सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन का यह बयान बहुत चौंकाता है। गौरतलब है कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी बार बार कह चुके हैं कि 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। दरअसल मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन समारोह मनाया जा रहा था और इस दौरान सपा कार्यकर्ता बहुत जोश में दिख रहे थे। लेकिन जोश कुछ इतना ज्यादा था कि कोरोना के डर का होश ही खो बैठे और कई लोग बिना मास्क के ही दिखाई दिए। यहाँ तक कि उनमें सामूहिकता की भावना कुछ इस तरह की नजर आई कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई।
इसी कार्यक्रम में सांसद महोदय भी पहुंचे थे और जब सांसद महोदय से इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को ही धता बता दिया। उनका मानना था कि अमेरिका और चीन ने भी रिसर्च करने के बाद कह दिया है कि कोरोना महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी नहीं है और अगर प्रैक्टिकली देखें तो ये संभव भी नहीं है। ये हमारे कार्यकर्ताओं का जोश और खरोश है जो इस वक्त कोविड-19 चलते हुए हम सोशल डिस्टेंसिंग अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो सबके मास्क लगे हुए हैं और प्रैक्टिकली सोशल डिस्टेंसिंग इस वक्त पूरी दुनिया में नहीं हो पा रहा है। प्रैक्टिकली आप कहीं भी देख लें ये भी रिसर्च हो चुकी है कि सोशल डिस्टेंसिंग की कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं है। ये रिसर्च हो चुकी है, ये चाइना ने भी रिपोर्ट दी है और अमेरिका ने भी दी है। जाहिर है सांसद महोदय के बयान ने कोरोना काल में अनुसंधान का एक नया मौका दे दिया है, लेकिन एक सवाल ये जरूर उठता है कि हाल के दिनों में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के जितने भी आयोजन दिखाई दिए हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग की इसी तरह से धज्जियां क्यों उड़ाई गई। प्रयागराज हो या आगरा या फिर बलिया, सब जगह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धारा 144 को तोड़ते दिखाई दिए और सवाल पूछने पर सोशल डिस्टेंसिंग पर ही सवाल उठाते रहे। सवाल ये भी है कि कोरोना काल में ऐसी जिद आखिर किस लिए, जबकि कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए एक दूसरे से दूरी को जरूरी बताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का आपका अपना 24/7 हिंदी न्यूज चैनल एबीपी गंगा अब D2H और डिश टीवी प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। फौरन लौट रहे हैं।